हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल में हम नदी तंत्र पे चर्चा कर रहे थे। आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र एवं अन्य संबंधित नदी। आपको लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। गंगा नदी यानी सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ये भारत में 2525 किलोमीटर यानी सबसे बड़ी नदी भारत की है। अब इनसे संबंधित जो नदियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर सहायक नदी है और कौन कौन से दोआब क्षेत्र बनते हैं। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलता है। गंगोत्री हिमानी से निकलता है या निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सबसे ज़्यादा 720 किलोमीटर या उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब ये तो हो गया आपका बेसिक बात कि जो कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है और कहाँ गिर जाती है, कितना किलोमीटर है। लेकिन एक नदी के लिए तो ये पर्याप्त है। देखिए, एक नदी अपवाह तंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी से संबंधित जितनी भी नदियां होंगी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट गंगा नदी में सम्मिलित होती हैं, उन सभी नदियों को हमें देखना होगा कि कौन सी नदी कहाँ पर क्या सम्मिलित होती है, कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी नदियां हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे अलकनंदा को। यानी कि गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और जब भागीरथी गंगा के पास जाके मिलती है तो देवप्रयाग एक दोआब बनता है और उसके बाद गंगा कहलाती है। तो हम पहले उठाएंगे देवप्रयाग से। देवप्रयाग से यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का नदी का संगम है। तो देवप्रयाग अब हम एक ऐसे बना देते हैं, ये हो गया आपका गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी और ये है आपकी भागीरथी और ये एक नदी आ रही है अलकनंदा। तो ये भागीरथी, ये अलकनंदा यहाँ पे आके मिले तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के आगे जब गंगा जी बढ़ी, जब नदी बढ़ी तो यहाँ पे नाम पड़ा गंगा नदी। और ये कहाँ पर है? ऋषिकेश के पास है। यानी अब गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होंगी। तो ये जो नदी है, ये नदी ये है अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी से कितने संबंधित नदियां हैं?
तो ये है अलकनंदा निकलती है संतोपत ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी निकलती है संतोपत ग्लेशियर से। अब यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है अन्य सभी बातों को, केवल पूरा ध्यान लगाना है अलकनंदा पे। पूरा ध्यान आपको लगाना है इस अलकनंदा नदी पर। थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं जिससे कि जो शाखाएं अभी मैं बनाऊंगा वो आसानी से आपको दिखने में महसूस हो। ये तो ये हो गया भागीरथी और ये हो गया अलकनंदा और ये हो गया आपका देवप्रयाग। संतोपत ग्लेशियर। अब सबसे पहली नदी जो मिलती है अलकनंदा में वो है धौली गंगा। धौली गंगा। अब ये जो नदी आ रही है यहीं से ही अलकनंदा है, तो आप चाहे यहाँ इसको समझिए अलकनंदा और चाहे यहीं पे समझ लीजिए कि ये अलकनंदा है। इस पूरे नदी को ऐसे समझ लीजिए अलकनंदा नदी, तो ये पूरी नदी अलकनंदा है। अब अलकनंदा में धौली गंगा आ करके मिल जाती है। ध्यान रहे ये बायां तट है और ये दायां तट है। अलकनंदा में केवल दाएं तट से भागीरथी मिलती है, एकमात्र नदी, बाकी सब बाएं तट से मिलेंगे। तो अलकनंदा में धौली गंगा आके मिलती है और यहाँ पे बनता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। ध्यान रहे कि ये क्रम भी पूछा जाता है और यही एकमात्र यहाँ का स्थान है। विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, इन सभी पे चर्चा यहाँ से प्रश्न आता ही आता है और चर्चा होता ही होता है। तो पहला जो सहायक नदी है वो है धौली गंगा और ये फिर विष्णुप्रयाग पे आके मिलती हैं और जहाँ पे इनका संगम होता है उसे विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक दूसरी नदी आती है, उसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। अब जब नंदाकिनी आके अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पे एक और प्रयाग बनेगा, तो नंदाकिनी से नंद निकाल लीजिए, यहाँ पे नंद प्रयाग बनेगा। नंद प्रयाग। यानी धौली गंगा जब अलकनंदा से मिली तो विष्णुप्रयाग बना, नंदाकिनी अलकनंदा से मिली तो नंद प्रयाग बना। अब एक नदी और आती है, उसका नाम है पिंडर। पिंडर नदी। अब जब पिंडर नदी अलकनंदा में आके मिली तो यहाँ पे बना कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। ध्यान रहे यहाँ पे देवप्रयाग बन चुका है, देवप्रयाग। और एक नदी है मंदाकिनी जो ये भी दाएं तट से आती है, मंदाकिनी, और यहाँ पे बना रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। अब देखिए अभी तक गंगा बनी भी नहीं है, अभी गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नाम की एक नदी निकली थी और वो नदी और अलकनंदा जो संतोपत ग्लेशियर से निकली थी अलकनंदा,
वो दोनों आकर के ऋषिकेश के पास मिल जाते हैं, यानी देवप्रयाग के पास में आकर के मिल जाते हैं। और फिर इसके आगे जब बढ़ेगा तो ये गंगा के नाम से बढ़ेंगी, गंगा नदी के नाम से बढ़ेंगी। अब गंगा नदी गंगा के नाम से जब शुरू हुई, उसके पहले इन्होंने 5 प्रयाग का निर्माण किया। कौन कौन से? 5 प्रयाग। तो नंबर 1 पे कौन प्रयाग है? तो नंबर 1 पर है विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग सबसे ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि कौन कौन सी नदी मिलेगी? तो विष्णु प्रयाग में मिलेंगी अलकनंदा, अलकनंदा तो पूरे में हो गई। फिर दूसरी कौन सी नदी है? तो धौली गंगा। यानी विष्णु प्रयाग के लिए अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर के मिलती हैं, या अलकनंदा धौली गंगा में, कुल मिलाकर के अलकनंदा में धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडारी, भागीरथी सब मिलती हैं। तो विष्णु प्रयाग बना अलकनंदा और धौली गंगा से, हो गया आपका नंबर 1। अब यहाँ पे लिखे नंबर 2, यहाँ पे आइए नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिली? तो एक तो अलकनंदा हो गया, और दूसरा नंद प्रयाग से नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी मिला। और तीसरे स्थान पे हुआ कर्ण प्रयाग। और कर्ण प्रयाग में एक तो अलकनंदा हो गया, दूसरा पिंडारी यानी पिंडर नदी। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथा हुआ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में एक तो अलकनंदा और दूसरा मंदाकिनी। और पांचवा है देवप्रयाग। देवप्रयाग में एक तो अलकनंदा और दूसरा भागीरथी। अब ये तो आपके हो गए 5 प्रयाग, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये कैसे याद रखनी है कि कौन दाएं तट से है और कौन बाएं तट से है। तो अगर देखा जाए भागीरथी नदी जो गंगा के मूल स्रोत के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से जानी जाती है, अगर हम इसके लिहाज से लेते हैं तो यहाँ पे देवप्रयाग में आके अलकनंदा मिल जाती है, यानी हम अलकनंदा के रूप में जानेंगे। तो भागीरथी से अलकनंदा आती है बाएं तट से मिलती है, ध्यान रहे बाएं तट से मिलती है। और या आप ऐसा कह सकते हैं कि अलकनंदा में भागीरथी दाएं तट से मिलती है, लेकिन जो कि भागीरथी का ही आगे का रूप है कि गंगा बन के जाती हैं, तो इसीलिए भागीरथी में यहाँ ध्यान रखना है कि भागीरथी में अलकनंदा बाएं तट से आकर के मिल जाती है। तो मतलब ये वाला जो देवप्रयाग है इसे हम साइलेंट कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलके देवप्रयाग बनाए जरूर हैं, लेकिन भागीरथी में अलकनंदा आके मिली है। और इन तीनों धौली, नंदाकिनी, पिंडर, इन तीनों को हम लिख देंगे बाएं, और मंदाकिनी को लिख देंगे दाएं। अब ये किसके बाएं दाएं? ये अलकनंदा के दाएं बाएं।
अलकनंदा नदी के बाएं तट से धौली, नंदाकिनी और पिंडर, और अलकनंदा के दाएं तट से मंदाकिनी नदी मिलती है। तो ये तो हो गया आपका कि जो 5 प्रयाग के नाम से मशहूर हैं उस प्रयाग का क्रम और उस प्रयाग की स्थिति, अलकनंदा के स्रोत, संतोपथ ग्लेशियर, गंगा यानी भागीरथी का स्रोत, गंगोत्री ग्लेशियर। 1 पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। एक एक को मैं विभाजित करते हुए आपको बताऊंगा। ये पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया गंगा की। अब हम उठाते हैं यमुना, यानी दूसरा पॉइंट यमुना। इसमें से एक एक करके जब आपको टुकड़ों में किसी चीज़ को अगर लंबा हो और याद करना आसान बनाना हो तब उसे टुकड़ों में विभाजित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा और खिचड़ी नहीं होगा। मैंने यहाँ तक देवप्रयाग तक बताया आपको। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती हैं और अलकनंदा आकर के बाएं से मिल जाती हैं। अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं। धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग, पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग, मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग। यानी एक शाखा आपका हो गया। अब यहाँ से गंगा नदी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं गंगा के सहायक में यमुना की। अब गंगा नदी यहाँ पे देवप्रयाग हमने बना दिया था, यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। अब गंगा नदी निकली। अब यहाँ से आकर के इसमें कौन मिल गया? इसमें मिल गया यमुना। यानी यमुनोत्री हिमानी से निकल करके यमुना नदी इलाहाबाद प्रयाग के पास में गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंगा में मिल जाती हैं। अब गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। यमुनोत्री से निकलती हैं, ये भी ठीक है। इसके बीच में क्या यमुना की कोई सहायक नदी है जो शाखा लेकर के मिलती है? केवल यमुना आके मिल जाती है। तो अब यहाँ देखेंगे कि शुरुआते में 2 नदियाँ हैं। एक नदी है टोंस नदी, टोंस, और दूसरी है गिरी। ध्यान रहे, जो टोंस नदी है ये गंगा और यमुना दोनों की सहायक नदी है। ये कैसे? तो एक जो यमुना की टोंस है वो यहाँ पे है और जो गंगा की टोंस है वो प्रयाग के बाद में है। तो इसलिए दोनों नदियों को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाएगा तो दोनों को पूछा जाएगा कि गंगा यमुना दोनों की हैं, तो आप आराम से लगा दीजिएगा कि हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़, तो सबसे पहले एक है टोंस नदी, एक है गिरी नदी, और उसके बाद में यहाँ से जब आप चले तो ये हो गया आपका दायां तट। मैंने बताया था उद्गम से नदी के बहाव के तरफ मुंह करके खड़े होइए। दाहिना हाथ दायां तट होगा, बायां हाथ बायां तट होगा। तो ये हो गया दायां तट, नदी का दायां, और ये हो गया नदी का बायां, और ये यमुना नदी है, आप समझ रहे हैं। यानी कि दाएं तट से टोंस और गिरी आकर के मिलती हैं, और बाएं तट से एक नदी आती है हिंडन। ये वही हिंडन नदी है जो आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में है। ये वही हिंडन नदी है।
और दूसरा है नदी वरुणा। वरुणा। उसके बाद में एक फिर दाएं से आती है, उसका नाम है चंबल। चंबल के डाकू का कहानी सुने होंगे, ये वही चंबल नदी है, इसी के इर्द गिर्द लोग रहते थे। अब चंबल नदी जो है ये इस तरह से बनाने का मतलब ये है कि ये आप समझ लीजिए एक दायां है एक बायां है, बहाव इधर है। चंबल नदी का एक नदी है बनास, जो चंबल के बाएं तट से चंबल में आकर के मिल जाती है बनास नदी। और उसके बाद चंबल के दाएं तट से मिलती है आकर के एक नदी है क्षिप्रा। ये वही क्षिप्रा नदी है जिसके किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, और उज्जैन शहर में महाकाल का मंदिर है जो महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में एक नदी है काली सिंध के नाम से जानी जाती है। काली सिंध के नाम से जानी जाती है। और एक नदी है जो पार्वती के नाम से जानी जाती है। पार्वती के नाम से नदी के नाम से जानी जाती है। यानी यमुना की टोंस, गिरी, हिंडन, वरुणा, चंबल, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। लेकिन चंबल की जो सहायक नदी है बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, यमुना की वरुणा, हिंडन, चंबल ये सब हैं। तो एक सर्किल में इसे भी देखते हैं। अब एक नदी और यमुना में मिलती है, उसका नाम है सिंध। सिंध नदी। उसके बाद एक नदी और मिलती है, उसका नाम है बेतवा नदी। और उसके बाद एक नदी और मिलती है, उसका नाम है केन नदी। अब साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी थी, उसके सहायक नदियों का एक स्वयं का एक जाल हो गया। एक जाल कैसे हो गया कि यमुना नदी जो आगे चल के गंगा नदी की सहायक बनती है, उसी के तमाम सहायक हैं और उसके सहायक के भी सहायक हैं। यानी कि जो इनका अपवाह तंत्र है चंबल नदी। अब यहाँ पे आपको एक तो सर्किल यही मिल गया कि ये आप देखेंगे चंबल नदी का एक बेसिन तो ये स्वयं बना ली चंबल नदी, कि चंबल के सहायक में है बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। और दूसरा आप देखेंगे कि ये स्वयं में यमुना के अंतर्गत स्वयं में एक नदी का पूरा जाल बन गया। तो केन नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, चंबल नदी और टोंस नदी, ये एक डायरेक्ट यमुना में मिलने वाली नदियां हैं। केन, बेतवा, सिंध, चंबल, टोंस। अब टोंस की एक सहायक नदी है गिरी नदी, लेकिन फिर भी यमुना की सहायक बोली जाएगी। चंबल की नदियों में 4 नदियां हैं, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हिंडन 11, वरुणा 12। यमुना के परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 12 नदियों का जाल है। और अब हम दूसरा टुकड़ा भी पूरा कर चुके। यानी हमने क्या देखा, एक तो अलकनंदा के जाल को देखा और वहीं अब मैंने यमुना के जाल को देखा। अब हम गंगा के दाएं और बाएं के रूप में देख लेते हैं कि नदियां कौन कौन सी हैं।
क्योंकि अलकनंदा का जाल और यमुना का जाल समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी टाइप का है। तो इसलिए बहुत ही आसानी से बिना किसी हिचक के याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं इसे मिटाल देता हूँ, जो मैंने घेरा बनाया था, क्योंकि एक अलकनंदा यमुना दो महत्वपूर्ण थे, आपने कर लिया, जिससे आपको मैं दायां बायां तट के हिसाब से समझाने में सक्षम हो सकूं। फिलहाल आप लोग ऐसे भी समझ लेंगे, समझदार ज़्यादा हैं, कि फिर भी अब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री हिमनद से, यानी अब निकलेगी तो ऐसे बहेगी, इस तरह से। इधर मुंह होगा तो आपको यहाँ पे इधर मुंह करके खड़ा होना होगा, तो इधर आपका दाहिना हाथ होगा, इधर होगा बायां हाथ, तो ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। अब जैसे हम ऐसे खड़े होंगे, मान लीजिए गंगोत्री हम ही से ऊपर से निकल रही हैं, हम ही से गंगा जी निकल रही हैं, तो हम गंगा जी उधर जा रही हैं, हमको देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, तो हमारा दाहिना हाथ इधर और बायां हाथ इधर, तो दाहिने हाथ पे दायां तट, बाएं हाथ पे बायां तट। तो यहाँ से हो गया आपका एक इधर दाहिना, इधर हो गया बायां तट। अब हम चलते हैं, तो भागीरथी के बाएं से अलकनंदा जुड़ती है, ये मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में बाएं तट की प्रमुख नदियों को मैं लिख लेता हूँ। बाएं तट को भी मैं उठाता हूँ, बाकी मिटाल देता हूँ। गंगा के बायां तट, नदी का बायां तट, आप देखेंगे कि रामगंगा, रामगंगा, गोमती, गोमती नदी, और उसके बाद में घाघरा नदी, जबकि घाघरा नदी के दो सहायक हैं, शारदा नदी और एक है राप्ती नदी। ये वही राप्ती नदी है जिसके किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। उसके बाद में गंडक, गंडक नदी, उसके बाद में बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा नदी, उसके बाद में कोसी नदी, ये वही कोसी नदी है जो बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में महानदी, महानंदा नदी, और उसके बाद में है मेची। महानंदा की सहायक नदी है मेची, मेची नदी। और उसके बाद एक नदी और है, उसका नाम है जमुना। ये बांग्लादेश में जब तिस्ता नदी आकर के मिल जाती है, तिस्ता नदी किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र में जब आकर के मिल जाती है तब ये जमुना कहलाती है। यहीं तक नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखेंगे बाएं तट से रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, मेची। महानंदा के और गंगा के संगम के पास फरक्का बैराज बना हुआ है। जमुना नदी जो बांग्लादेश में आकर के गंगा से मिल जाती है, फिर गंगा जमुना के संगम के बाद ये पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा के सहायक नदियों में जमुना को भी याद रखिएगा, और अगर जमुना देगा तो ठीक है, नहीं ब्रह्मपुत्र भी चलेगा। ध्यान रहे, गंगा के जमुना के नाम से तो मिलती हैं, ठीक है, लेकिन यदि जमुना न दे करके ब्रह्मपुत्र देगा
तब भी आपको कर देना है। ये नहीं कि नहीं मैंने तो मेची महानंदा तक देखा था, अब ये तो बांग्लादेश हम गए नहीं हो, गए तो बहुत जगह नहीं हो, लेकिन फिर भी याद तो कर रहे हो ना, तो इसे भी याद कर लेना। तो यहाँ पे रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, यानी एक नाम घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदी। अब आपको रामगंगा से लेकर के और महानंदा तक उत्तर से दक्षिण का क्रम भी याद रखना है। इसका बनाने का मकसद ये भी है कि एक तो कौन सी सहायक है बाएं से, पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि अलकनंदा की कौन सी नदियां हैं, उसके बाद क्रम आपको याद रखना है। ऐसे ही गंगा के आगे का पहले तो ये कौन सी हैं इसको याद रखना है, उसके बाद में क्रम भी याद रखना है। तो इन सभी चीज़ों को 2 से 3 बार जब आप देखोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखेंगे हम, ये तो हो गया आपका रामगंगा, गोमती। तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ के रूप में इसे देख लीजिए। तो एक तो आपका हो गया कौन सा तट, ये हो गया बायां तट। और अब हम कौन सा तट देखेंगे, दायां तट देखेंगे। गंगा नदी का दायां तट। तो दाएं तट में सबसे पहले ही है यमुना, उसके बाद में है टोंस। अब आपके दिमाग में आता है सर ये कहाँ गए, ये मैंने आपको यमुना नदी के सहायकों में बता दिया है। जैसे अलकनंदा बताया, अलकनंदा के अन्य नदियों का मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो हो गया यमुना, टोंस, फिर सोन नदी, सोन नदी, और सोन नदी की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल नदी। और उसके बाद में है पुनपुन, पुनपुन, उसके बाद में है मयूराक्षी, हुगली। और हुगली में 2 नदियाँ, एक तो मयूराक्षी और दूसरा है दामोदर, दामोदर। और उसके बाद में फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब आप देखेंगे कि दाएं तट से, गंगा के दाएं तट से एक यमुना हो गया जो कि ये नदी, और यमुना के पूरे संजाल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये टोंस नदी, और जो कि टोंस नदी यमुना की भी है और टोंस नदी गंगा की भी है। फिर सोन नदी, पुनपुन नदी, मयूराक्षी नदी और हुगली नदी। तो आपने देखा यमुना नदी इसकी सहायक में बता चुका हूँ, टोंस नदी, सोन नदी, सोन की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयली नदी, और एक है पुनपुन, फिर लास्ट में हुगली नदी है। और हुगली नदी का दूसरा एक मयूराक्षी, एक दामोदर, 2 नदियों से अलग अलग संगम इसकी सहायक नदियाँ, हुगली की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपका हो गया गंगा नदी तंत्र। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की प्रमुख नदी। देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो और नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मैंने बता दिया है, लेकिन ये 3 राज्यों के प्रमुख नदी में एक नदी है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर से निकलती है कि मणिपुर, नागालैंड, असम और मिजोरम, ये 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक नदी है धनेश्वरी, धनेश्वरी नदी, ये बराक नदी की सहायक नदी है जो कि त्रिपुरा के बॉर्डर और मणिपुर में मिजोरम में प्रवाहित होती है। तो पूर्णतः मिजोरम कह सकते हैं।
एक नदी है फेनी नदी, ये त्रिपुरा में प्रवाहित होती है। तो ये मणिपुर है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी राजधानी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो मणिपुर से बराक नदी निकलते हुए नागालैंड में थोड़ा प्रवाहित होते हुए फिर असम से होते मिजोरम में आके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में एक धनेश्वरी है, धनेश्वरी नदी, ये इसमें बराक नदी में जाके मिल जाती है, और ये धनेश्वरी नदी ही है जो दिख रही है छोटी सी। और एक है फेनी नदी, त्रिपुरा में प्रवाहित होते बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो बराक, धनेश्वरी, फेनी, धनेश्वरी बराक की सहायक नदी है और फेनी निकलकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो रह गई थी, उनका बता दें आपको। अब गंगा नदी की जो सहायक नदी थी हुगली नदी, मैंने बताया था कि हुगली नदी, उसकी सहायक नदी है मयूराक्षी नदी, अजय नदी, दामोदर नदी। लेकिन दामोदर नदी का स्वयं का एक बेसिन अपना स्वयं है, और दामोदर नदी बांधों के निर्माण के नाम से जानी जाती है। बांधों के निर्माण हेतु जानी जाती है। यानी दामोदर नदी पर 5 बांध बड़े बड़े बनाए गए हैं, 5 बांध बनाए गए हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ तक हुगली नदी, अब देखिए गंगा की सहायक नदी हुगली, हुगली की सहायक नदी अजय, मयूराक्षी, दामोदर। अब यहाँ तक तो हम आपको बता चुके हैं, तो इसे आप भूल जाइए, समझिए ये नहीं है। तो बस इतना, इसे हुगली याद रखिए और इसे सब भूल जाइए, क्योंकि ये हम बता चुके हैं, तो आपको भी आसानी है समझने में। और अब हुगली की सहायक नदी के रूप में इसे समझिए दामोदर को। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर से। दामोदर नदी निकलता है छोटा नागपुर, पठार। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और फिर कहाँ मिल जाती है? हुगली में, हुगली में मिल जाती है, यानी हुगली नदी में मिल जाती है। तो निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से। मिल कहाँ पे जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। अब इसके बीच में क्या क्या है? तो दामोदर नदी, दामोदर नदी प्रवाहित है, तो इसका एक नदी कोनार नदी सहायक नदी है, आप देख रहे हैं। छोटा नागपुर से ये निकले और हुगली नदी में जाकर के मिल गए। लेकिन इसके बीच में 2 नदियाँ, एक कोनार नदी और दूसरा बराकर नदी, इनकी सहायक नदी बन गई। तो कोनार नदी और बराकर नदी इनकी सहायक नदी बन गई। अब यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया कि ये बांधों के निर्माण के नाम से जानी जाती है। तो दामोदर नदी पे एक बांध तो यहाँ पे बना हुआ है, उसका नाम है तेनू घाट बांध। यानी दामोदर की प्रमुख, दामोदर के नदी पे ही बना हुआ है एक बांध तेनू घाट बांध, और एक बांध बना हुआ है पंचेत बांध। आप देखेंगे पंचेत बांध। और जो इनके दामोदर की सहायक नदियां हैं उनमें से कोनार नदी पे बना हुआ है कोनार बांध, कोनार बांध। और बराकर नदी पे 2 बांध बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है तिलैया बांध और एक बांध बना हुआ है मैथन बांध। तो दामोदर नदी पे 5 बांध, तेनू घाट बांध, पंचेत बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध और मैथन बांध। ये याद कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे उठाइए पहले टी, एक तेनू घाट और तिलैया, और तेनू घाट, तिलैया, कोनार, टीटी के एमपी,
TTKMP तेनुघाट तिलैया कोनार बांध एमपी यानी मैथेन और पंचेत बांध। तो इसे आप एक कोड बना लीजिए और इसको आप मिटा दीजिए। और नहीं भी कोड बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख पाएंगे कि छोटा नागपुर पठार जो है दामोदर नदी के ऊपर 5, एक तेनुघाट हो गया, पंचेत हो गया, मिथेन हो गया, तिलैया कोनार। तो बराकर नदी पे 2 बांध, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, दामोदर बेसिन में 5 बांध, TTKMP दामोदर बेसिन में 5 बांध, TTKMP कि दामोदर पर 2 बांध, तेनुघाट पंचेत, कोनार नदी पे कोनार बांध, बराकर नदी पे तिलैया और मैथेन बांध। तो 5 बांध के नाम से जानेंगे। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, हुगली गंगा की सहायक नदी है। तो ध्यान रहे, बराकर किसकी सहायक नदी? दामोदर की। और दामोदर किसकी? हुगली की। और हुगली किसकी? गंगा की। तो गंगा नदी सबसे, जो कि लेकर जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा देगी। तो ये हायरार्की भी याद रखिएगा। बराकर कई बार पूछा गया, कोनार अभी तक नहीं पूछा गया है। दामोदर की सहायक नदी में बराकर नदी को पूछा गया है। यहाँ पे तेनुघाट बांध, पंचेत बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथेन बांध, दामोदर नदी, हुगली नदी, गंगा नदी। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास की पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।